ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आपको पढ़ना है प्रस्तावना, और कल के भी सेशन में आपने कवर किया था प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में ही मैंने आपको एकदम डिटेल में कल जो है बताया था। लेकिन अभी कुछ चीजें जो है इसमें छुटी हुई है, और उन छुटी हुई चीजों को आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों कवर किया जाएगा। जल्दी से आप लोग बताएं जो भी बच्चे लाइव हैं, क्या ऑडियो और वीडियो जो है जब सब कुछ क्लियर है देन आपके इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहले एक बार जरा मैं देख लेता हूं, एक बार मैं लाइव आके देख लेता हूं क्या सब कुछ क्लियर है प्यारे बच्चों, फिर आगे चला जाए। फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कुछ इशू है क्या। बिल्कुल क्लियर है। चलिए कंटिन्यू करते हैं बच्चों, कि यानी हमने आपसे कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है। हाँ क्लियर है बच्चों, क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखिए, तो हमने ये कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के क्रम में कल के सेशन में मैंने आपसे बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अपने जो उद्देश्य वाक्य प्रस्तुत किए थे उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। और सभी बातों को आपने देखा और समझा था। लेकिन उस संविधान की प्रस्तावना को जब आपने पढ़ा, उसमें जो शब्दावलियां थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न डाट डाट समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या है, अखंडता बंधुता, ये शब्दावलियां जो हैं, इन शब्दावलियों का तात्पर्य क्या होता है आज के इस सेशन में आप सभी कवर करेंगे। बिल्कुल जितने भी बच्चे लाइव हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और एक दूसरे के पास शेयर भी कर देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आप सब देख पा रहे होंगे कि आज के सेशन में आपको क्या क्या समझना है, आज क्या क्या आप लोग जानकारी हासिल करेंगे। पहला बिंदु देख रहे होंगे कि आज जानेंगे आप लोग क्या न्याय क्या होता है, ये जानेंगे। और दूसरा बिंदु देखेंगे स्वतंत्रता, तीसरा देखेंगे समता समानता, बंधुता क्या है, व्यक्ति की गरिमा क्या है, संप्रभुता जिसे सॉवरेंटी कहते हैं, समाजवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, लोकतंत्र क्या है और गणतंत्र क्या है। इन 10 बिंदुओं पर आज के सेशन में हम आपसे चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। बताओ बात हो गई क्लियर? जितने भी बच्चे लाइव हैं बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग सबसे पहला जो शब्दावली है वो क्या है, न्याय। न्याय देखेंगे क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, न्याय आता है ना। तो अब देखेंगे कि न्याय क्या होता है। चलिए, न्याय यदि हम मोटे तौर पर बात करते हैं तो न्याय का तात्पर्य क्या होता है, न्याय जो है ये बंटवारा होता है, हक होता है और सहभागिता जो है इसका अर्थ होता है। यानी यहाँ पर क्या देखा आपने कि जो न्याय है, न्याय का तात्पर्य यहाँ पर क्या देखा प्यारे बच्चों आपने, इसका जो अर्थ निकल के आ रहा है मोटे तौर पर, मोटे तौर पर न्याय का जो अर्थ निकल के आ रहा है, न्याय क्या है, बंटवारा है। न्याय बंटवारा है, हक है, हक है और क्या है, सहभागिता है, सहभागिता है। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको जो 3 शब्दावलियां बताया कि न्याय जो है, न्याय का जो मोटे तौर पर अर्थ निकल के आ रहा है बंटवारा, हक और सहभागिता आ रहा है। तो न्याय की क्रम में देखा जाए तो न्याय को यदि हम वर्तमान तौर पर देखते हैं तो इसे प्यारे बच्चों सामाजिक न्याय के रूप में देखते हैं। न्याय को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के रूप में वर्तमान में हम इसको जानते हैं, सामाजिक न्याय के रूप में वर्तमान में हम न्याय को समझते हैं। लेकिन यदि आप न्याय को डिटेल में यहाँ पर समझेंगे तो संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में न्याय की बात जो की गई है 3 प्रकार से की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, पहला न्याय जो है, जो पहला न्याय है वह कौन सा न्याय है, सामाजिक न्याय है। पहला न्याय क्या है, सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है। और जो दूसरा न्याय है वह क्या है, आर्थिक न्याय है।
दूसरा न्याय क्या है? आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। और जो तीसरा न्याय है प्यारे बच्चों, वो क्या है? राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय है। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो संविधान में न्याय की बात की जा रही है, वह तीन प्रकार से न्याय की बात की जा रही है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हो गया। तो यहाँ पर मोटे तौर पर देखें तो आप ये जो सामाजिक न्याय देख रहे हैं, जो आर्थिक न्याय देख रहे हैं और जो राजनीतिक न्याय देख रहे हैं, इन तीनों का जो तात्पर्य होता है वो क्या हो रहा है बच्चों? सामाजिक न्याय ही हो रहा है। अर्थात जो भी नागरिक हैं, भारत देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, उन नागरिकों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना, वही क्या हो जाएगा? आपका एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और सामाजिक न्याय के क्रम में देखा जाए, और सामाजिक न्याय के क्रम में देखा जाए प्यारे बच्चों, तो आय, संपदा, पद और अधिकार जो है, इन पांचों चीजों को जो है प्रोवाइड करना ही सामाजिक न्याय की श्रेणी में आएगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या बात की जा रही है? सामाजिक न्याय की परिप्रेक्ष्य में बात क्या की जा रही है? आय, आय, आय। अब डिटेल में बताएंगे ये सारी चीजें आपको। आय, संपदा, आय, संपदा, पद, पद, अधिकार, आय, संपदा, पद, अधिकार। और मैंने पांचवी चीज क्या बताया? बस चार ही चीज, आय, संपदा, पद और अधिकार। पर ये जो चार चीजें हैं, इन चार चीजों के विरुद्ध नागरिकों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, तो उसे ही कहा जाएगा क्या? सामाजिक न्याय कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? सामाजिक न्याय कहा जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आय है, आय का तात्पर्य क्या है? आय का तात्पर्य यह है कि भारत के जो भी नागरिक हैं, इन नागरिकों में अमीर और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो अमीर और गरीब वर्ग के लोगों के बीच में जो आय है, इनका बंटवारा जो है समान पूर्वक किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो वह इतना अमीर ना हो जाए कि वह गरीब को परेशान करे, जो लाचार हैं, जो कमजोर हैं, जो असहाय हैं, उनको प्रताड़ित करे। अर्थात जो सरकार है, सरकार का मेन जो ध्येय है, मेन जो उद्देश्य है, आय जो है इसका जो है समान वितरण करना। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करना ही क्या है? सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर जो पहला बिंदु आपने देखा, ये आय हो गया। और दूसरा यहाँ पर क्या देख रहे हैं? संपदा। संपदा का मतलब क्या होता है? धन होता है। तो ये जो धन है, ये जो संपदा है, ये जो अचल और चल जो संपत्ति है, इनका भी बंटवारा ऐसे किया जाए ताकि जो है समाज समाज जो है ये समान पूर्वक चल सके। हाँ, लेकिन संविधान में कुछ कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, कुछ असहाय होते हैं, कुछ गरीब वर्ग के लोग होते हैं। इनको सरकार आरक्षण दे सकती है, और आरक्षण इसलिए देती है ताकि गरीब वर्ग के लोग जो है अमीर वर्ग के लोगों के जो है समकक्ष आ सके। और यहाँ पर आपने संपदा को देखा। और इसी तरीके से संविधान में पद की बात की जा रही है। मान लीजिए कोई पद है, जैसे मान लीजिए अभी आईएएस का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा, आईएएस हो गया या पीसीएस हो गया, या आप हम छोटे स्तर से बात करते हैं तो ग्रुप डी की जैसे नौकरी होती है, तो पद का भी समान वितरण किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ भी सभी लोगों को समान तरीके से कोई भेदभाव न करते हुए न्याय सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो है आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है। ये आप सभी को पता है। अर्थात मोटे तौर पर यहाँ पर आपने जो भी सामाजिक न्याय को देखा बच्चों, तो यहाँ सामाजिक न्याय का मेन जो तात्पर्य क्या निकल के आता है कि सरकार जो है विभिन्न क्षेत्रों में हर व्यक्ति को जो है भागीदारी देकर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रयासरत है, ताकि समाज के सभी वर्ग के लोग आगे बढ़ सके और समाज में अपना हिस्सा ले सके। बताओ प्यारे बच्चों, यहां तक बात हो गई क्लियर? मैंने अभी जो आपको न्याय के परिप्रेक्ष्य में बात बताया, क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि अभी मैंने क्या बताया कि न्याय क्या है? बंटवारा है, हक है, सहभागिता है। और यहाँ पर आपने जो संविधान में
यहाँ पर आपने जो संविधान में 3 प्रकार के न्याय को देखा, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को देखा। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम डिफाइन करते हैं सभी प्रकार के न्याय को लेकर के। यहाँ पर पहला बिंदु देखेंगे प्यारे बच्चों, पहला बिंदु देखेंगे यहाँ पर, पहला बिंदु क्या है? सामाजिक न्याय है। तो अब आप लोग देखेंगे कि सामाजिक न्याय वास्तव में होता क्या है? चलिए पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखते चलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आप सभी लिखते चलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों आपसे सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस का तात्पर्य क्या होगा। जैसे हम लोग क्या है, समाज में रहते हैं, तो समाज में जब रहते हैं तो सामाजिक न्याय का अर्थ हो जाएगा कि सभी जो नागरिक हैं उन नागरिकों को समान समझा जाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जाति, लिंग, धर्म, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं कि सामाजिक सरोकार में सभी की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यही क्या हो गया प्यारे बच्चों? सामाजिक न्याय हो गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कंटेंट लिखता हूँ, तो आप लोग देख लेंगे। सामाजिक न्याय का अर्थ आपने क्या देखा? सामाजिक न्याय का अर्थ आपने क्या देखा कि सभी को समान समझा जाना चाहिए। सभी को समान समान समझा समान समझा जाना जाना चाहिए। यही क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय हो जाएगा। और अभी मैंने क्या बताया कि अर्थात यहां पर देखेंगे कि जाति, लिंग, धर्म, नस्ल इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही सामाजिक न्याय हो गया। आप सब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सामाजिक न्याय के विषय में बात की गई है। तो आप क्या बताएंगे? संविधान का प्यारे बच्चों जो आर्टिकल है वह कौन सा है? अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद क्या है? 15 है। और अनुच्छेद 15 में ही बताया गया है कि जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय हो जाएगा। ये बात आपने देखा। और इसी क्रम में जब आप पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें एक अनुच्छेद आता है 38 आता है। क्या आता है बच्चों? अनुच्छेद 38 आता है। अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है कि राज्य जो है नागरिकों के कल्याणकारी विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। ये आर्टिकल जो आपका 38 है बच्चों, इसमें बताया गया है। और इसी क्रम में देखते हैं सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? तो यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, अनुच्छेद देखेंगे 23 आता है। अनुच्छेद क्या आता है? 23 आता है। और इसी अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि जो जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, श्रमिक लोगों के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि किसी जोखिम भरे कारखानों में, मतलब किसी जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम जो है नहीं करवाया जाएगा। तमाम प्रकार की चीजों को आपने यहाँ पर देखा। ये क्या हो गया आपको बच्चों? सामाजिक न्याय हो गया। जल्दी से बताएं यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गई? जल्दी से बताएं यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो आपका सामाजिक न्याय हो गया बच्चों। अब यहीं पर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं। चलिए यहाँ पे विजुअल है, नीचे शायद विजुअल होगा। चलिए यहाँ पर हम दूसरी हेडिंग देखेंगे आप लोग कि ये यहाँ पर आर्थिक न्याय का तात्पर्य क्या है? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या होता है ये आप लोग देखेंगे। देखिए अभी मैंने आपसे सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में चर्चा किया, तो यहाँ पर सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि अमीर और गरीबों जो वर्ग के लोग हैं इनके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए।
और कहीं न कहीं उनके बीच की जो खाई होती है, उसे पाटने का काम करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों की आर्थिक क्षेत्र में सभी को भागीदारी देकर आर्थिक न्याय की जो है स्थापना करने की बात की जा रही है। वो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आर्थिक न्याय हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या बताया? आर्थिक न्याय का तात्पर्य क्या हो जाएगा? अमीर और गरीब वर्ग के जो लोग हैं, अमीर अमीर और गरीबों अमीर और गरीबों के साथ के साथ के साथ समान व्यवहार के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? आर्थिक न्याय हो जाएगा। और संविधान में आर्थिक न्याय को मजबूत करने के लिए आपका भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, देखेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, और इसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत देखेंगे तो कहीं न कहीं बात की गई है, अर्थात सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात जो है इसी आर्टिकल 36 से 51 में बात की गई है। अर्थात कहीं न कहीं आर्थिक न्याय का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा कि आर्थिक विषमता को कम करना, अर्थात जो गरीब वर्ग के लोग हैं इनका शोषण ना हो, अर्थात गरीबी की रेखा के नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना ही प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? आर्थिक न्याय कहलाएगा। यहाँ पर हम आपको बहुत डिटेल में लिख करके समझाएंगे, ऐसा संभव जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यदि इस क्लास की आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे द्वारा लिखा गया एकदम बेहतरीन तरीके से हस्तलिखित नोट्स है। आप चाहेंगे तो इसको आप ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बच्चों। ये आप सुन लीजिए, जान लीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? आर्थिक न्याय हो गया। अब इसी क्रम में देखेंगे आगे राजनीतिक न्याय क्या होता है। चलिए, बिल्कुल यहीं पर ऐसे देख लेते हैं कि राजनीतिक न्याय क्या होगा। राजनीतिक न्याय क्या होगा? यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, ये नंबर 3 है ना। चलिए नंबर 3 देखेंगे, राजनीतिक न्याय क्या होगा। राजनीतिक न्याय, देखिए राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यही है कि वर्तमान समय में क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अर्थात कोई भी व्यक्ति है वह उच्च से उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति बनने का अधिकार आपको भी है और सभी वर्ग को है। ऐसा नहीं है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। सभी को समान अधिकार है कि वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद को प्राप्त कर सकता है। यही क्या है? राजनीतिक न्याय हो जाएगा। अर्थात चुनने और चुने जाने के अधिकार को ही हम कह सकते हैं राजनीतिक न्याय कह सकते हैं। अर्थात हम प्रेसिडेंट को हम चुन सकते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं, हमारे पास क्या है? ये पावर है। ऐसा नहीं है कि समाज में जो जो अमीर वर्ग के लोग हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, गरीब वर्ग के जो लोग हैं। ऐसा नहीं, सभी को चुनने और चुने जाने का तात्पर्य है कि हम लोग जो है एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। और आपने उदाहरण इसका देखा होगा कि भारत के प्रथम जो दलित राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या है? के आर नारायण थे। और भारत की प्रथम महिला जो प्रेसिडेंट थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल हैं। तो क्या बताइए, सभी को चुनने और चुने जाने का अधिकार है। और इसी क्रम में देखेंगे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह क्या है? प्रथम सिख प्रेसिडेंट थे। तो यही क्या है? राजनीतिक न्याय हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी कि राजनीतिक न्याय का अर्थ आपने क्या देखा कि बिना किसी भेदभाव के सभी को राजनीति में भागीदारी का अवसर मिले, यही क्या हो जाएगा? राजनीतिक न्याय हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं, राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सभी को
बिना किसी भेदभाव के सभी को राजनीति में राजनीति में भागीदारी मिले, वही क्या हो जाएगा, आपका राजनीतिक न्याय हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी क्रम में देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे, अब इसी क्रम में क्या सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बताएं जो भी बच्चे लाइव हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखेंगे, आपसे बात करने वाले हैं, यानी कि राजनीतिक न्याय को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में आपने पढ़ा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था, संविधान का जो भाग 9 है, इसी भाग 9 में क्या बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में बताया गया है। और इसी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे तो जो महिला वर्ग के लोग हैं, जो महिला समुदाय के लोग हैं, इनको जो है 50% इनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, ताकि राजनीतिक न्याय को सुदृढ़ किया जा सके। इनकी जनसंख्या के अनुपात में 50% सीटें इनके लिए आरक्षित की गई हैं। इसी क्रम में पढ़ेंगे संविधान में, संविधान का एक आर्टिकल आता है 16, क्या है, 16 है। तो आर्टिकल 16 में क्या है, अवसर की समता के विषय में बात की गई है। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, आर्टिकल जो 16 है, इसमें क्या है, अवसर की समता, अवसर की समता के विषय में बात की गई है। अर्थात सभी को अपॉर्चुनिटी है, बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह दलित का बेटा हो, चाहे वह किसी गरीब का बेटा हो, वो क्या कर सकता है, बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकता है। फिर इसी क्रम में देखेंगे, संविधान में राजनीतिक न्याय को मजबूत करने के लिए एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 324 आता है, जिसमें चुनाव आयोग के विषय में बात की जा रही है। और इसी क्रम में देखेंगे, आर्टिकल आता है 326 आता है, अनुच्छेद जो 326 है, इसमें बताया गया है कि सभी वयस्कों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। प्यारे बच्चों, ये सब आपने क्या देखा, राजनीतिक न्याय देखा। जल्दी से बताएं, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है? लेकिन अभी ध्यान देंगे, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और जो राजनीतिक न्याय है, इनको किस क्रांति से लिया गया है, बताएंगे जल्दी? जो भी बच्चे लाइव हैं, जल्दी बताएं, इनको किस क्रांति से लिया गया है? चलिए, यहां पर देखेंगे कि रूस में क्या हुई थी, एक 1917 की क्रांति हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। रूस में प्यारे बच्चों क्रांति हुई थी, कब, 1917 में हुई थी। और इसी 1917 की रूसी क्रांति से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को लिया गया है। जल्दी से बताएं, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? पहला जो आपका बिंदु था, न्याय, न्याय को मैंने डिटेल में बताया, समझाया बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो दूसरी पॉइंट है, लिबर्टी जिसे कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में, वो सब स्वतंत्रता है, इसके विषय में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा प्यारे बच्चों हम इसको करते हैं इरेज, तब तक आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से डिटेल में आप लोग लिखते चलेंगे। चलिए, स्वतंत्रता की बात किया जाए तो क्या वर्तमान में आप स्वतंत्र हैं? तो तो आप बताएंगे कि जी सर, जी भाई, हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको आजादी मिल गई है, आपको जो है आप आजाद हो गए हैं। तो आजाद को आप कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आजादी को आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे आप लोग लिखेंगे, कुछ बताएंगे क्या जरा? चलिए सुनते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि स्वतंत्रता क्या होगा। यहां पर ध्यान देंगे कि स्वतंत्रता क्या होगा। तो अच्छे से आप लोग हेडिंग लिखेंगे, स्वतंत्रता। जो दूसरा बिंदु है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो पहली चीज तो सबसे पहले आप ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या होता है। यानी जो स्वतंत्रता है, इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी की भाषा में लिबर्टी कहते हैं। ध्यान देंगे, स्वतंत्रता को अंग्रेजी की भाषा में लिबर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिबर्टी बोलेंगे,
लिबर्टी, इसको अंग्रेजी की भाषा में बोलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लिबर्टी है, इस लिबर्टी को लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना हुआ है। ये जो लिबर्टी है ये कैसे बना हुआ है? लैटिन भाषा के, लैटिन लैटिन भाषा के लीबर से बना हुआ है ये जो आपका लिबर्टी शब्द है। और यहाँ पर अर्थ देखेंगे कि ये जो लिबर्टी है, इस लिबर्टी का अर्थ क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। लिबर्टी का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? तो इसका अर्थ क्या होता है? बंधन मुक्ति। लिबर्टी का अर्थ होता है क्या? बंधन मुक्ति। बंधन मुक्ति इसका अर्थ होगा। या इसी को हम कह सकते हैं दासता मुक्ति। बंधन मुक्ति हो गया इसका अर्थ। या हम इसी को कह सकते हैं दासता मुक्ति कह सकते हैं। या इसी का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? कृषि दासता। कृषि दासता, कृषि दासता। और अगला क्या हो जाएगा? कर दासता। कर दासता, ठीक है ना। यानी कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि जो स्वतंत्रता है ये लिबर्टी से बना हुआ है। और ये जो लिबर्टी है ये लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? बंधन मुक्ति। यानी कि अब आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। आपकी जो मर्जी जैसे आप काम करें, आप इसके लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। क्या है बच्चों? स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वतंत्रता और बंधुता, ध्यान देंगे, यानी कि आपकी संविधान की प्रस्तावना में जो शब्दावलियां हैं, क्या स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या बताएंगे बच्चों? फ्रांस की क्रांति जो हुई है, यहीं से स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को लिया गया है। और ये जो फ्रांस की क्रांति है ये 1789 में हुई थी। एक सटीक परिभाषा आपको बताते हैं कि ये जो स्वतंत्रता है इसकी परिभाषा या इसका अर्थ आप लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे बच्चों कि करने योग्य कार्यों को, करने करने योग्य योग्य कार्यों को, करने योग्य कार्यों को करने करने देना ही देना ही स्वतंत्रता है। करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है। अब देखिए भाई, अभी तो आपने क्या बताया कि सर ने बताया कि बंधन से मुक्ति, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, यही क्या है? स्वतंत्रता है। लेकिन अभी सर हमको बता रहे हैं कि करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है। अर्थात अब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो मन है वो आप नहीं कर सकते हैं। अर्थात पब्लिक प्लेस में आप जो है मदिरा पान नहीं कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, और तमाम प्रकार की चीजें हैं आप बेहतर समझ सकते हैं। यानी कि जो करने योग्य कार्य है आप वही कार्य को करेंगे, तभी क्या होगा? स्वतंत्रता होगा। अर्थात बिना स्वतंत्रता के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का जो है सर्वोत्तम विकास, क्या बात की जा रही है? कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता के अभाव में अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। यही हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता हो जाएगा। जल्दी से बताएं जो भी बच्चे लाइव हैं, क्या क्लियर हो गया? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वतंत्रता, इसमें क्या महत्वपूर्ण है ध्यान देंगे। ये किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा के लीबर शब्द से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, टेकन किया गया है, फॉलो किया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? बंधन मुक्ति होता है। करने योग्य कार्यों को करने देना ही क्या है? स्वतंत्रता है। आप लोग समझ गए। अब तीसरा बिंदु देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा बिंदु क्या है? समता है या समानता। अच्छे से आप लोग लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, और डिटेल में आपको हम बताएंगे। आज समता या समानता की बात की जा रही है।
जल्दी से आप लोग बताएंगे, क्या समता या समानता जो वास्तव में संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है इसकी, क्या वास्तविक तौर पर धरातल पर इसका पालन किया जाता है वर्तमान समय में भी? तो आप कहेंगे नहीं सर जी, कहीं न कहीं अब भी वर्तमान समय में भी भेदभाव किया जाता है। देखेंगे, समता का मोटा-मोटा अर्थ क्या होता है कि जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव का अंत। यहाँ पर क्या देखा आपने कि जाति, लिंग, धर्म, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जाति, जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव का अंत की बात की जा रही है, और उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, समता या समानता कहेंगे। जैसे जातीयता के आधार पर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तमाम प्रकार की जातियां हैं, महिला पुरुष वर्ग को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, इन सभी जो भेदभाव है इनको समाप्त करना ही क्या हो जाएगा, समता या समानता हो जाएगा। और हमारे संविधान की उद्देशिका में बात की गई है क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। और ये जो समता है प्यारे बच्चों, इसी समता के अंतर्गत देखेंगे, इसी समता के अंतर्गत देखेंगे, समता के अंतर्निहित बात की गई है किसकी, यहाँ पर ध्यान देंगे, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, नागरिक, नागरिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात की गई है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो नागरिक हैं, जो आर्थिक तौर पर देखा जाए, नागरिकता के तौर पर देखा जाए और राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए, तो तीनों स्तर पर जो है भेदभाव को की अंत की बात की जा रही है। यही क्या होगा, समता का बात की जाएगी, हो जाएगी बच्चों। और मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ राइट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो सरकार के स्तर पर यहां देखा जाए तो आर्टिकल क्या है, 14 है, और आर्टिकल क्या है, 18 है। इस दोनों आर्टिकल में समता के परिप्रेक्ष्य में बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे और आप अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात की जा रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो। इसलिए ये जो है सरकार द्वारा ठोस कदम उठाया जा रहा है। जल्दी से बताएं, क्या सब कुछ क्लियर है? जितने बच्चे लाइव हैं यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया हो तो अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट क्या है, बंधुता को देखते हैं। बंधुता को देखते हैं कि बंधुता क्या है, क्योंकि जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तथा उन सब में व्यक्त की गरिमा, बंधुता को सुनिश्चित करने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में बात क्या की, यानी बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो पहले आप समझिए कि बंधुता का तारतम्य क्या होता है बच्चों। नंबर 4 पॉइंट देखेंगे, बंधुता, 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 है ना। चलिए देखते हैं, तो बंधुता का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा कि प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने की बात की गई है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि व्यक्ति की गरिमा क्या है, ध्यान देंगे, व्यक्ति की गरिमा क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे आप लोग। व्यक्ति की गरिमा क्या है, जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई भी व्यक्ति है, तो क्या व्यक्ति जो है स्वयं में साध्य है, ध्यान देंगे, व्यक्ति जो है क्या स्वयं में साध्य है। यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा की बात की जा रही है, अर्थात जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति होता है, ये क्या है, स्वयं में साध्य होता है, स्वयं में क्या होता है, साध्य होता है। ये किसी के साधन के उपभोग की वस्तु नहीं है, किसी के साधन की, साधन की उपभोग की, उपभोग की वस्तु नहीं है, जो व्यक्ति होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि समाज में दो वर्ग के लोग हैं, समाज में दो वर्गों के लोग हैं,
जैसे एक क्या हो गया, गरीब वर्ग का लोग हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अमीर वर्ग का लोग हो गया। अमीर व्यक्ति हो गए, ठीक है, दूसरा व्यक्ति हो गया। तो क्या यहाँ पे जो गरीब व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति का अमीर वर्ग के जो लोग हैं, इनका शोषण करेंगे? बोलो, इनका शोषण करेंगे? नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यदि इनका ही शोषण करते हैं तो क्या वास्तव में बंधुता हो रही है? बंधुता नहीं हो रही है। अर्थात जो व्यक्ति है, ये क्या है, स्वयं में साध्य है, ये किसी की साधन की वस्तु नहीं है। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बंधुता हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा और समझा। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मनुष्य के सहमति के बगैर कोई भी व्यक्ति उससे कोई भी काम जबरदस्ती तरीके से नहीं करा सकता है कि भाई अमीर वर्ग के लोग हैं, इनको परेशान करें कि चल तू हमारे यहाँ दिहाड़ी कर, मजदूरी कर। तो चलिए ठीक है, मान ली दिहाड़ी और मजदूरी वो किया, लेकिन उसके बदले में उसका पैसा जो उसका आता है वो भी नहीं देंगे। तो क्या ये बंधुता होगा? तब ये बंधुता नहीं होगा, बल्कि उसकी जो मनुष्यता है, उस मनुष्यता को भी उससे छीना जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर हम बात करते हैं, तो व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति को समाज में स्वतंत्र चेता विवेकशील प्राणी समझा जाना चाहिए। व्यक्ति को क्या समझा जाना चाहिए कि जो व्यक्ति है, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, कि जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को समाज में विवेकशील प्राणी समझा जाना चाहिए। विवेकशील शील प्राणी समझा जाना चाहिए, और यही कुल मिलाकर के बंधुता हो जाएगी। जल्दी से बताएंगे, सब कुछ क्लियर हो गई होगी? जल्दी से आपने कमेंट को देख लेते हैं। जो भी बच्चे लाइव हैं, आप लोग कमेंट करें भाई, कमेंट करें जल्दी से। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर मोटा मोटा यही हो जाएगा कि समाज में आपसी भाईचारे को बनाए रखना, यही क्या होगा, बंधुता हो जाएगा बच्चों। अब आगे देखते हैं कि अगली इकाई यहाँ पर क्या देख रहे हैं, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, तो कहीं ना कहीं जो बंधुता है, और यहाँ पर आपने जो देखा, व्यक्ति की गरिमा देखा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मिले जुले हैं। अर्थात भारतीय संविधान की एक इकाई बनाया गया है। यह सामाजिक न्याय की स्थापना के अनुरूप है प्यारे बच्चों। और इसी क्रम में डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन बताया था। गांव सांप्रदायिकता और संलग्नता के जो है कुंड है। इस तरीके से आपने व्यक्ति की गरिमा को भी देख लिया। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, संप्रभुता बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रभुता की बात करते हैं, सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। इसके परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, ये महत्वपूर्ण होने वाला है संप्रभुता। नंबर कौन सा है बच्चों यहाँ पर, नंबर 6। नंबर 6 से देखेंगे, संप्रभुता जिसे कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में सॉवरेनिटी कहते हैं। संप्रभुता, संप्रभुता। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों कि ये जो संप्रभुता है, तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। तो संप्रभुता को जो है, ये अंग्रेजी भाषा की सॉवरेनिटी, संप्रभुता ये जो है, ये अंग्रेजी भाषा के के सॉवरेनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। और ये जो संप्रभुता है, संप्रभुता का प्यारे बच्चों अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे, तो इसको हिंदी में इसके अर्थ को देखेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, राजसत्ता। राजसत्ता, हिंदी में इसका अर्थ होता है राजसत्ता। राजसत्ता, या इसे कहते हैं प्रभु सत्ता। राजसत्ता या प्रभु सत्ता, इन दोनों का अर्थ क्या होगा, संप्रभुता ही हो जाएगा। और ये जो संप्रभुता है, मैंने अभी बताया कि लैटिन भाषा की सुपर लैटिन भाषा की लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसका हाँ, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। जिसका अर्थ होता है
सर्वोच्च शक्ति या या सर्वोच्च आदेश आदेश आदेश। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 15 अगस्त, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भारत देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, अर्थात 15 अगस्त 1947 के पहले हम देखते हैं, तो हमारा जो भारत देश था, भारत देश के पास जनसंख्या, भूभाग, सरकार, तीनों तत्व मौजूद थे। लेकिन हमारी जो ये संप्रभुता थी, ये ब्रिटेन के पास गिरवी पड़ी हुई थी। जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उसी दिन हमें ये संप्रभुता जाकर के प्राप्त हुई। इसी दिन से भारत देश जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वर्तमान समय में भारत सरकार के इजाजत के बगैर अब भारत देश में कोई एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यही कहा जाएगा प्यारे बच्चों, संप्रभुता कहा जाएगा। अर्थात जो यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति आपने देखा या आपने जो सर्वोच्च आदेश देखा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आंतरिक या बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र, आंतरिक या बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र या मुक्ति, यही हो जाएगा सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश हो जाएगा। लिख लेंगे, थोड़ा सा आप लोग लिखते भी चलेंगे। या आंतरिक या बाह्य बाह्य मामलों में बाह्य बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से मुक्ति, पूर्ण रूप से मुक्ति, यही क्या हो जाएगा? आपका संप्रभुता हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं बच्चों कि ये जो संप्रभुता है, संप्रभुता का अर्थ क्या होगा? ध्यान देंगे, ये जो संप्रभुता है, संप्रभुता का अर्थ क्या होगा? तो संप्रभुता का जो अर्थ मैंने अभी आपको बताया, ये दो प्रकार से निकल के आता है। एक निकल के क्या आता है? आंतरिक निकल के आता है। पहला आपने क्या देखा? एक आंतरिक निकल के आ रहा है कि आंतरिक या बाह्य मामलों से आंतरिक निकल के आ रहा है। और दूसरा आपने क्या देखा कि बाह्य निकल के आता है ना, बाह्य बाह्य। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बच्चों देखेंगे कि आंतरिक जो है, इस आंतरिक आंतरिक मामलों का मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई? आंतरिक मामलों का मतलब क्या होगा? थोड़ा यहाँ पर देखेंगे आप लोग, आंतरिक मामलों के अंतर्गत क्या क्या आएगा। चलिए, आंतरिक मामलों में बच्चों पहला क्या आ जाएगा? राजनीतिक व्यवस्था। पहला क्या आ जाएगा? भारत देश की जो आंतरिक व्यवस्था में पहला क्या देखा जाएगा? राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाएगा। दूसरा, आर्थिक व्यवस्था को देखा जाएगा, आर्थिक व्यवस्था को देखा जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, और तीसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक व्यवस्था हो जाएगा। तीसरा सामाजिक व्यवस्था हो जाएगा। इन्हीं तीनों के मौलिक समूह को यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये आंतरिक मामला हो जाएगा। और ये जो बाह्य मामला है, इसमें क्या होगा? किसी संधि पर, बाह्य मामले में देखेंगे, इसमें पहला बिंदु क्या आएगा? किसी किसी संधि पर, किसी संधि पर हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना करना या न करना। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए भारत का पड़ोसी हमारा क्या है? पाक है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से यदि मोदी जी चाहते हैं तो यहाँ से संधि करें चाहे ना करें, इस मोदी को क्या है? पूर्ण रूप से इनको संप्रभुता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि पाक हो गया, इधर क्या हो गया? चाइना, चाइना जो है हमारे ऊपर प्रेशर डाले कि भैया इस संधि को आप मानिए मोदी जी, नहीं तो हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब जो है मोदी जी डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमें संप्रभुता प्राप्त है। हमारी मन जी करे, हमारा मन करेगा इनसे समझौता करेंगे, हमारा मन करेगा नहीं तो नहीं करेंगे। ये क्या है? आपका ये वाह मामला हो गया। इसी क्रम में देखेंगे मित्र शत्रु का चुनाव करना। दूसरा देखेंगे क्या? मित्र
मित्र मित्र शत्रु शत्रु का मित्र शत्रु का चुनाव करना दूसरा पॉइंट हो गया। अगला देखेंगे, युद्ध या शांति की घोषणा करना। युद्ध या शांति की घोषणा करना। ये आपने यहाँ पर आंतरिक मामलों को देखा बच्चों, और यहाँ पर आपने क्या देखा, बाह्य मामलों को देखा। कुल मिलाकर के यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका संप्रभुता हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति का अर्थ यहाँ पर आपने क्या देखा कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारतीय भूभाग में भारत सरकार के इजाजत के बगैर अब कोई भी जो है एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। यही क्या हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर अब आगे देखेंगे क्या, नंबर 7 देखेंगे, समाजवाद क्या है। चलिए इसको इरेज करते हैं, समाजवाद देखते हैं। समाजवाद, थोड़ा सा अभी 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, नहीं तो आज का ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे, सपोर्ट करेंगे प्यारे बच्चों। समाजवाद क्या है, जल्दी से आप लोग बताएंगे समाजवाद क्या होता है। समाजवाद, सोशलिस्ट ना, समाजवाद क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे कुछ समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, नंबर जो 7 है, समाजवाद। समाजवाद, देखिए समाजवाद जो है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रीयकरण से। ध्यान देंगे, समाजवाद का अर्थ किससे होता है, राष्ट्रीयकरण से होता है। अर्थात जो भी साधन है उन सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। जैसे पेट्रोल है, अनाज है, जो भी चीजें हैं सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। अर्थात उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर देना। अर्थात जो निजी संपत्ति है इनकी उन्मूलन उन्मूलन से है। और इस क्रम में देखा जाए प्यारे बच्चों, तो ये समाजवाद हो गया। और समाजवाद को लेकर के देखा जाए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए थे, तो 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी के आसपास देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 6 बैंकों का 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1969 से 1969, सॉरी 1469 से, हाँ 1469 से 1980 के बीच में, 1980 के बीच में 14 बैंक जो थे, जो 14 बैंक थे, इनका क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यही सब क्या है बच्चों, समाजवाद हो जाएगा। और इसी क्रम में देखते हैं तो 1976 में देखेंगे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, आपको पता होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत देखेंगे, प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया था, क्या, समाजवाद जो है शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद के साथ साथ पंथ निरपेक्ष और अखंडता को भी जोड़ा गया था। तो ये समाजवाद हो गया बच्चों। इसका मुख्य जो ध्येय है, इसका तात्पर्य क्या होगा, राष्ट्रीयकरण से हो जाएगा। अर्थात उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधनों का राष्ट्रीयकरण। अर्थात जो निजी संपत्तियां हैं, इन निजी संपत्तियों के उन्मूलन से है। लेकिन भारत में जो समाजवाद है प्यारे बच्चों, ये पूर्व सोवियत संघ के समाजवाद से भिन्न है, अलग है। अर्थात भारत ने इसके लिए समाजवादी ढांचे शब्द का प्रयोग किया। और इसका जो प्रतिपादन किया गया था, समाजवादी ढांचे का जो प्रतिपादन किया गया था, सन 1955 में देखेंगे प्यारे बच्चों, एक अधिवेशन हुआ था, जो है उसका नाम है आवाडी में अधिवेशन हुआ था। और ये तमिलनाडु में स्थित है। ये जो है समाजवादी, इसी 1955 की आवाडी अधिवेशन में समाजवादी ढांचे को जो है अपनाया गया था। और भारत में समाजवाद को मजबूत करने के लिए 1469 से 1980 के बीच में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और संविधान की प्रस्तावना में 42वें
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है समाजवाद ये जो शब्द है इसको जोड़ा गया था। जल्दी से बताएं, सब कुछ क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखेंगे नंबर 8 पॉइंट आ रहा है क्या? नंबर 8 पॉइंट क्या आ रहा है? धर्मनिरपेक्षता। नंबर 8 पॉइंट आ रहा है धर्मनिरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, यानी कि राजकाज के मामलों में धर्म के हस्तक्षेप को ना स्वीकार करना ही क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। यहां पर आपने क्या देखा? धर्म के के हस्तक्षेप, सॉरी, धर्म के हस्तक्षेप को को न न स्वीकार करना ही धर्म निरपेक्षता हो जाएगा। लेकिन कैसे मामलों में? राजकाज के मामलों में ध्यान देंगे। राज काज के मामलों में धर्म के हस्तक्षेप को ना स्वीकार करना ही धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। और भारत देश में देखेंगे धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट देखेंगे बच्चों, पहला पॉइंट देखेंगे कि जो भारत देश है, तो क्या बताओ भारत देश का कोई राजधर्म है? तो भारत देश का प्यारे बच्चों कोई भी राजधर्म नहीं होगा, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और इसी क्रम में देखेंगे तो राजनीति जो होती है, तो राजनीति से कहीं ना कहीं धर्म को अलग किया जा रहा है। ध्यान देंगे, राजनीति से धर्म को क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। ये एक उदाहरण हो गया धर्मनिरपेक्षता का। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, भारत जो अपना देश है, ये सभी धर्मों को समान भाव से देखता है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के साथ पक्षपात करता है, किसी धर्म को बढ़ावा देता है, ऐसा नहीं है। और इसी धर्मनिरपेक्षता को मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि संविधान में कुछ आर्टिकल हैं, जैसे 25 से 28 आपने देखा होगा। संविधान में जो आर्टिकल 25 से 28 है, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपने देखा और समझा। और अब देखेंगे इसी क्रम में कि धर्म के नाम पर देखेंगे आप लोग, धर्म के नाम पर जो है अब कोई भी व्यक्ति वोट नहीं मांग सकता है खुला, कि हम मुस्लिम हैं जो है हम जो है मुस्लिमों का वोट लेंगे, या हिंदू हैं तो हम हिंदुओं का वोट लेंगे। इन धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति जो है वोट नहीं मांग सकता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 एंड 28 में बताया गया है। अर्थात इस आधार पर प्यारे बच्चों आप लोग कह सकते हैं ये क्या है? अपना देश धर्मनिरपेक्षता है। बात हो गई क्लियर? अब देखेंगे 9th वाला पॉइंट देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बस थोड़ा सा समय देंगे, 5 मिनट का, और इसके बाद हम सेशन समाप्त हो जाएगा। चलिए नंबर पॉइंट देखेंगे आप, 9th देखेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। लोकतंत्र से आप लोग अच्छी तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि अपना जो देश है, अपने देश में क्या है? बोलो, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? तो अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही सटीक परिभाषा बताया है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि आप लोग कक्षा 8th में थे, तभी से आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन लोकतंत्र जो है ये संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अर्थात जो सर्वोच्च शक्ति होती है, जो सर्वोच्च शक्ति होती है लोकतंत्र में, वो किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। जी, किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है ये जो सर्वोच्च शक्ति होती है। और इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा आधारित जो शासन व्यवस्था होती है, उसे ही कहा जाता है लोकतंत्र कहा जाता है। अब देखेंगे इस तरीके से देखा जाए प्यारे बच्चों, तो ये जो लोकतंत्र होता है, ये कैसे आधारित होता है? जन कल्याण पर आधारित होता है। कैसे? जन कल्याण पर
जो है आधारित होता है, लोकतंत्र होता है। अर्थात इसी क्रम में देखेंगे हर व्यक्ति की समानता में विश्वास करता है। लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए, जब हम बात करते हैं कि जो लोकतंत्र है, बताओ कितने प्रकार का है वर्तमान समय में देखा जाए, तो लोकतंत्र जो है प्यारे बच्चों, बताओ कितने प्रकार का हो सकता है? तो आप सीधे बताएंगे दो प्रकार का भाई। पहला क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। चलिए समझते हैं। पहला आपने क्या देखा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। दूसरा आपने देखा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। दूसरा आपने देखा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होता है, इसमें क्या होता है? थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो सीधे किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा होता है। लेकिन बच्चों, जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें क्या होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। जनता द्वारा द्वारा चुने चुने गए चुने गए प्रतिनिधियों प्रतिनिधियों के द्वारा जो है ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में प्रत्यक्ष चुनाव किस देश में होता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? इसकी यह शुरुआत कहां से हुई थी? स्विट्जरलैंड। ये क्या है? एक उदाहरण के रूप में जाना जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए, जैसे अपने यहाँ बात करते हैं बच्चों, तो एमपी जो होते हैं, या हम कहें कि जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, इनका चुनाव कौन करता है? जनता करते हैं, हम लोग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। और जो राष्ट्रपति होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। अर्थात हम लोग पहले क्या करते हैं? एमपी और एमएलए को चुनते हैं, फिर यही निर्वाचित एमपी और एमएलए जो हैं, ये राष्ट्रपति को चुनते हैं अप्रत्यक्ष द्वारा। इस आधार पे हम कह सकते हैं, मोटे तौर पर प्यारे बच्चों देखा जाए, तो ये जो लोकतंत्र होता है दो प्रकार का होता है। वो अपने यहाँ भी होता है, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तावना में लोकतांत्रिक जो शब्द है, ये राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। बात हो गई क्लियर? अब देखिए, इसी क्रम में देखते हैं अगला जो पॉइंट है बच्चों, गणतंत्र। अगला पॉइंट क्या है? गणतंत्र। लोकतंत्र हो गया। अब यहां देखेंगे गणतंत्र, देखते हैं गणतंत्र देखते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र और ये जो गणतंत्र है, दोनों शब्दों को देखा जाए तो ये क्या है? कहीं ना कहीं मिले जुले शब्द नजर आते हैं। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है? किसी देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, अनुवांशिकी या वंशानुगत ना होकर के उस देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, तो उसे हम कहते हैं गणतंत्र कहते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा कि मान लीजिए कोई भी देश है, ध्यान देंगे यहाँ पर। मान लीजिए बच्चों, क्या है? कोई भी देश है, ठीक है ना? तो ये जो देश है, इस देश का क्या होता है? एक राष्ट्र अध्यक्ष होता है। भाई, कोई भी देश होगा, उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? राष्ट्र अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो यानी ये जो राष्ट्र अध्यक्ष है, ये अनु अनुवांशिकी अनुवांशिक या हम कहें वंशानुगत ना होकर के, भाई वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा, ध्यान देंगे किसके द्वारा चुनाव हो रहा है इनका? जनता के द्वारा चुनाव होता है, और वो भी निश्चित अवधि के लिए। ध्यान देंगे, कैसी अवधि के लिए हो रहा है? एक निश्चित अवधि के लिए किया जा रहा है चुनाव। तो उसे हम क्या बोलेंगे? गणतंत्र बोलेंगे। जो है चुनाव को गणतंत्र बोलेंगे। जैसे निश्चित अवधि का मतलब 5 साल का इनका चुनाव हो गया, 5 वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए चुनाव होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, गणतंत्र बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत, अमेरिका, पाकिस्तान इत्यादि देशों में क्या है? गणतंत्र है। तो
अब आप लोग बताइए कि अपना जो भारत देश है, भारत देश में लोकतंत्र है कि गणतंत्र है, तो आप क्या बताएंगे? अपने यहाँ डेमोक्रेसी भी है और गणतंत्र भी है प्यारे बच्चों, रिपब्लिक भी है। दोनों प्रकार से चुनाव होता है। तो ये आपने गणतंत्र को देखा और आपने यहाँ पर लोकतंत्र को देखा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी चीजें एकदम व्यवस्थित क्रम में, जो यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट लिखा था, आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल यदि कोई चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाद में आपके कमेंट को देखेंगे, हम उसका जो है समाधान क्लास में करेंगे प्यारे बच्चों। और अब हम इस सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे और एक दूसरे के पास, अपने आपके जो मित्र मंडली है उनके पास शेयर करेंगे। और इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे और एकदम डिटेल में प्यारे बच्चों आपको संविधान जो आपका विषय है इसको पढ़ाएंगे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों।